काइनेटिक्स में पिछले क्लास तक हम लोग पढ़ चुके थे ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में हमारा ये फर्स्ट होगा जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन थोड़ा ये समझना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताए थे द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। द पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज गिवन बाय experimental law of mass section of their equation r is equal to k into a to the power x and b to the power हमें मिल रहा था y। तो ये x और ये y को यदि हम जोड़ देते हैं तो यही हमारा क्या मिलता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ध्यान देना है, ये जीरोथ ऑर्डर होने के लिए ये हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू जीरो और x प्लस वाई इक्वल टू जीरो तभी हो सकते हैं जब x का वैल्यू भी जीरो होगा और y का वैल्यू भी जीरो होगा। अगर x और y दोनों का वैल्यू जीरो इस इक्वेशन में रख के देखते हैं तो r इज इक्वल टू मिलता है k इंटू ए टू दी पावर जीरो एंड b टू दी पावर जीरो। मतलब यहाँ पे r इज इक्वल टू हमें मिलेगा k और ये दोनों जीरो हो गया पावर, मतलब इसका वैल्यू हो गया 1, तो हमें r इज इक्वल टू क्या मिला, 1। तो यहाँ से जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन आता है। देखिए जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का दो डिफिनेशन हो सकता है। ये R को हम लोग बोला करते थे रेट ऑफ रिएक्शन, ये R को हम लोग बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन और ये K को क्या बोले हैं, रेट कांस्टेंट। तो पहला डिफिनेशन आता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, रेट कांस्टेंट। तो ये भी जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का एक डिफिनेशन होता है। दूसरा डिफिनेशन है रेट ऑफ रिएक्शन इज नॉट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ए और बी जो हमारा रिएक्टेंट का जो कंसंट्रेशन था वो यहाँ पर नहीं आ रहा है। तो जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का यहाँ पर दो डिफिनेशन लिखा जा सकता है। क्या क्या डिफिनेशन होगा, बात क्लियर हो रहा है। एक हम लोग लिखेंगे the rate of reaction is independent from the initial concentration of reactant is called zeroth order of रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा वो इंडिपेंडेंट होगा। इंडिपेंडेंट बोलने का मतलब डिपेंड उस पर नहीं करेगा। किस पर नहीं करेगा, फ्रॉम इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तब उसको हम लोग बोलेंगे जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यहाँ पे अदर वर्ड्स में भी इसका डिफिनेशन लिखा जा सकता है। अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स में क्या हो जाएंगे, इफ रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट कांस्टेंट। अगर हमें ऐसा मिलता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल हो जाएगा रेट कांस्टेंट का, तो उसको हम लोग कौन सा इक्वेशन बोलेंगे, जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। दैट मीन्स हम लोग लिख सकते हैं R इज इक्वल टू के। हमें ये R इज इक्वल टू क्या मिलेगा, के। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अब हम लोग इसका जो एक्सप्लेन करके जो इक्वेशन लाया जाता है उस इक्वेशन को देखेंगे। ध्यान दे, ये जो जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, ये बोर्ड में आपसे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप पहले तो इसका डिफिनेशन लिख लेंगे और फिर जो इक्वेशन हम ला के दिखा रहे हैं उस इक्वेशन को आप लाएंगे। देखिए इक्वेशन को कैसे लाना है उसका डिटेल देखते हैं। जीरोथ ऑर्डर ऑफ इक्वेशन रिएक्शन का हमें इक्वेशन लाना है। देखिए हम लोग यहाँ पे मान करके चलते हैं कि ये कोई रिएक्टेंट है,
रिएक्शन कंप्लीट करने के बाद ये हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। सपोज यहाँ पे हम लोग इनिशियल देखते हैं, इनिशियल में हमारा जो टाइम लिया जाएगा वो 0 लिया जाएगा, और अगर फाइनल की बात किया जाए तो फाइनल में टाइम को हम क्या ले लेते हैं, t ले लेते हैं। अब यहाँ पर ध्यान हमें देना है, इनिशियल में मान करके चलते हैं कि रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन x है, तो प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन नहीं होगा। क्यों? सिंपल बात है कि जिस समय रिएक्शन स्टार्ट होगा उस समय हमारा कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा। रिएक्शन जिस समय स्टार्ट हुआ उस समय प्रोडक्ट नहीं बनेगा, बल्कि रिएक्शन स्टार्ट होने के कुछ समय बाद धीरे 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 प्रोडक्ट हमारा बनने लगेगा। तो जब टाइम 0 हो गया तो 0 होने का मतलब हो गया कि जिस समय टाइम 0 है उस समय हमारा किसी भी प्रकार का प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा। सपोज दैट यहाँ फाइनल स्टेट में टाइम हमारा t हो गया तो कुछ प्रोडक्ट बना, मान लेते हैं प्रोडक्ट कितना बना, a। तो ध्यान दीजिएगा, t टाइम में जितना प्रोडक्ट बनेगा उतना रिएक्टेंट घट जाएगा। सिंपल बात है, अगर ये 10 मॉलिक्यूल ब्रेक करेगा, सपोज पहले से अगर 40 मॉलिक्यूल है, 10 मॉलिक्यूल ये प्रोडक्ट में बदल गया तो ये 30 मॉलिक्यूल बचेगा। x मॉलिक्यूल था, जब a मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बना दिया तो बचा कितना, x माइनस a मॉलिक्यूल। बात क्लियर हुआ? अब हम लोग जानते हैं डिफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन कहता है कि R इज इक्वल टू माइनस dx और बटा में dt होगा। इक्वेशन फर्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। और डिफिनेशन ये बोलता है डिफिनेशन ऑफ जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन बोलता है R इज इक्वल टू के। इसको हम लोग मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को हम लोग कंपेयर करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। ये दोनों को अगर कंपेरिजन करेंगे तो दोनों का LHS हमारा इक्वल है, तो निश्चित रूप से दोनों का RHS भी इक्वल होगा। तो R इज इक्वल टू R, तो इधर से हम लोग देखेंगे कि माइनस dx और बटा में dt इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, k। माइनस dx बाई dt इज इक्वल टू क्या मिलेगा, k। अब यहाँ से सोल्व करके अगर हम dx और dt को सेपरेट करेंगे तो मिलेगा माइनस dx इज इक्वल टू k इंटू dt। इसके बाद क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इधर हो जाएगा माइनस dx और इधर k कांस्टेंट है बाहर रहेगा और इंटीग्रेशन हो जाएगा किसका, dt का। ध्यान देना है, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन हमें dt का मिला। अब ये हमें थोड़ा सा यहाँ पे लिमिट को भी देख लेना है। जैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे टाइम हमारा क्या है, 0, तो dt मतलब टाइम हमारा है 0, तो टाइम 0 तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन x है। लेकिन ये जब टाइम हमारा t हो गया, जब टाइम हमारा t हो गया तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन क्या हो गया, x माइनस a। ध्यान देना है, टाइम 0 तो रिएक्टेंट x, टाइम t तो रिएक्टेंट हो गया x माइनस a। अब जानते हैं dx का इंटीग्रेशन x होता है, x टू x माइनस a, k dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा 0 से लेकर t तक। फिर इंटीग्रेशन में ये होता है अपर लिमिट, ये हमारा जो है ना वो क्या है, अपर लिमिट है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो x के जगह पे अपर लिमिट रखेंगे, मतलब x माइनस a और माइनस लोअर लिमिट कितना हो जाएगा, x। देखिए ये हमारा हो गया अपर लिमिट, ये हमारा हो गया लोअर लिमिट, और इक्वल टू मिला k और t और माइनस क्या मिलेगा, 0। तो देखिए ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस में a हो जाएगा इज इक्वल टू क्या मिलेगा, kt। अब यहाँ पे हमारा टाइम इज इक्वल टू जो मिलता है वो क्या मिलेगा, a बाई k। तो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड, दिस इक्वेशन इज कॉल्ड जीरो ऑर्डर ऑफ
इक्वेशन, इस इक्वेशन को ही हम लोग जीरोथ ऑर्डर ऑफ इक्वेशन बोलते हैं। तो ये हमारा इक्वेशन हो गया जीरोथ ऑर्डर का। बात क्लियर हो गया? तो जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए, जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए हमेशा हम ये चीज याद रखेंगे कि इक्वेशन को किस प्रकार से लाया गया, इसका क्या डिफिनेशन हुआ। ये क्वेश्चन कंप्लीट 5 नंबर में आपसे बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आप डिफिनेशन लिख करके ये प्रोसेस कर दे, आपको वो नंबर मिल जाएगा। चलिए, एक चीज और यहाँ पे एक टॉपिक आता है जिसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम। क्या बोलेंगे? हाफ लाइफ टाइम, या टाइम की जगह पे पीरियड लिखा हुआ मिल सकता है। ये हाफ लाइफ टाइम को T1/2 या T0.5 के द्वारा डिनोट करते हैं। 0.5 का मतलब ही 1/2 ही होता है। अब ध्यान देंगे टी हाफ लाइफ टाइम का डिफिनेशन क्या होता है। जैसे अगर कोई आदमी है और उसका एज 60 ईयर्स है, मतलब वो अपने जन्म से 60 ईयर्स होते होते उसका डेथ हो जाता है। तो अगर हाफ लाइफ टाइम बोले तो उसके पूरे लाइफ का हाफ टाइम। यहाँ पर क्या होता है, कोई भी रिएक्टेंट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, लेकिन कोई भी रिएक्टेंट को आधा ब्रेक हो जाने में या बोले प्रोडक्ट को आधा बन जाने में जितना टाइम लिया जाएगा वही टाइम हमारा क्या कहलाएगा? हाफ लाइफ टाइम। द टोटल टाइम टेकन बाय द reactant to half from the initial amount is called half life time। जैसे ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट है, इनिशियल केस में हम इसको टाइम क्या मान के चले थे? ये हमें कंसंट्रेशन x मिला। अगर हम फाइनल की बात करेंगे तो फाइनल बोलने का मतलब इस समय तो ये 0 बनेगा। तो अगर इसका हाफ लाइफ टाइम हो गया t इक्वल टू क्या हो गया? T1/2। t हाफ लाइफ टाइम हो गया तो ये x था, तो कह सकते हैं कि ये x/2 बन गया, तो ये x/2 बचा हुआ है। तो ये जो x/2 मिला वो किसके जगह पर? a के जगह पर। तो a इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं, अब पुट करते हैं t इक्वल टू T1/2 एंड a इक्वल टू x/2 इन जीरोथ ऑर्डर ऑफ इक्वेशन। जीरोथ ऑर्डर ऑफ इक्वेशन में हम लोग t का वैल्यू T1/2 रखेंगे और a का वैल्यू x/2 रखेंगे। तो हम जानते हैं इक्वेशन t इक्वल टू था a/k, अभी अभी बताए। तो इसमें क्या करना है, हम t के जगह पर क्या लिख देंगे? T1/2 इज इक्वल टू मिलेगा, a के जगह पर क्या लिख सकते हैं? x/2 या x इज इक्वल टू t इज इक्वल टू होती है हाफ इक्वल टू हो जाएगा x/2 k, या कह सकते हैं T1/2 इज 1/2 k इज कांस्टेंट, दैट मीन्स t हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा? x। तो ये हमारा हो गया हाफ लाइफ टाइम जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। क्लियर हो गया? तो स्टूडेंट्स आप लोग को ये समझ में आ गया जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। यदि किसी को प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए और बताइए। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसको थोड़ा सा समझते हैं। जैसे R इज इक्वल टू के इंटू ए टू द पावर एक्स एंड बी टू द पावर वाई, ये पढ़े थे एक्सपेरिमेंटली लॉ ऑफ मास इक्वेशन, जो था लॉ ऑफ मास एक्शन, उसके इक्वेशन से। तो फर्स्ट ऑर्डर होने के लिए x प्लस वाई का वैल्यू हमारा 1 होना चाहिए, और जब x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 होगा तो मे बी x इज इक्वल टू 1 देन y इज इक्वल टू 0, या फिर y इज इक्वल टू 1 देन x इज इक्वल टू 0। या तो इस केस को हम लेके चलेंगे, नहीं तो इस केस को लेके चलते हैं। जरा देखते हैं ये दोनों केस को जब लेके चलेंगे, जैसे इसको अगर लेके चलेंगे तो r इज इक्वल टू मिलेगा k गुने a टू दी पावर x का वैल्यू 1 और b y का वैल्यू 0। तो यहाँ पे b का पावर 0 मतलब ये 1 होगा, यानी r इज इक्वल टू के इंटू क्या मिलेगा, a मिलेगा। तो अगर हम k को हटा देंगे तो उसके बदले में हमें क्या मिलेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ध्यान देंगे ये क्या है, ये हमारा है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और r हमारा हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन। बात क्लियर हो रहा है। तो अगर हमें फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन लिखना है तो हमें मिलेगा रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। थोड़ा सा यहाँ पर समझना ये बात भी है कि अगर ये वाला टर्म्स को जब पुट किए तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A मिला, तो A को बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर ये सेकेंड केस को जब पुट करेंगे तो A के जगह पे हमारा B रहेगा, तो B भी हमारा एक प्रकार के रिएक्टेंट भी ही था, तो इसलिए उस केस में भी हमें यही डिफिनेशन मिलेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो कहता है the rate of reaction is directly proportional to the concentration of a reactant, then these are called फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, तो कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होना चाहिए कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का। अगर ऐसा मिलता है तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। कहने का मतलब हो गया कि हमें मिलना चाहिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को यदि x मान लेते हैं तो R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, दैट मीन्स R इज इक्वल टू k इंटू क्या मिलेगा, x। ये हमारा इक्वेशन मिलेगा किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। अगर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये हमारा जीरोथ ऑर्डर से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो ये जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, थोड़ा सा इसका हम इक्वेशन वगैरह लाके दिखाते हैं। जैसे देखिए इक्वेशन कैसे आएगा, क्या आएगा, मान के चले कि ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्शन करके ये हमारा क्या बनाएगा, प्रोडक्ट। इनिशियल केस में हम लोग टाइम को क्या लेते हैं, 0, तो ये कंसेंट्रेशन x होता है और ये क्या रहता है उस समय 0। जब टाइम को t लेंगे तो ये x माइनस a होगा और ये बनेगा कितना, a। अब हम लोग चलते हैं फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन बोलता है R इज इक्वल टू माइनस dx बाई dt, दैट मीन्स the rate of change of concentration of reactant is called rate of reaction। और हम लोग जानते हैं तो लिखेंगे फ्रॉम डिफिनेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का डिफिनेशन पढ़े, उसके हिसाब से जो हमें R इज इक्वल टू मिला था वो क्या मिला, K इंटू x, इसको मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये दोनों को कंपैरिजन करेंगे। दोनों का LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। दैट मीन्स इसका RHS हमें मिल रहा है माइनस dx और बटा में dt, और दूसरे का RHS मिला k इंटू एक्स। देखिए अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस dx इज इक्वल टू मिलेगा k इंटू एक्स और गुने dt। अब ये x को इधर कर देंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/x इंटू डी एक्स हो जाएगा और बराबर k इंटू डी टी। अगेन हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, यानी यहाँ पे हम लिखते हैं इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन मिलता है 1/x इंटू डी एक्स और इधर हमारा हो जाएगा k और इंटीग्रेशन डी टी। देखते हैं कि जब हमारा टाइम 0 था तो ये कंसंट्रेशन x है, जब हमारा टाइम t है तो कंसंट्रेशन x माइनस a है। थोड़ा देख लीजिए, टाइम 0 कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का x है, टाइम t तो कंसंट्रेशन x माइनस a है। अब जानते हैं कि 1/x का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो log x होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे log लिखेंगे, जानते होंगे log 2 होता है, नेचुरल log और जनरल log। तो 1/x का इंटीग्रेशन हम लोग नेचुरल लॉग, जिसको ln से लिखते हैं, ln x हो जाएगा और ये x टू x माइनस a इक्वल टू k होगा और dt का इंटीग्रेशन t होगा और 0 से लेकर के t तक। अब x के जगह पे हम क्या करेंगे, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो माइनस हो जाएगा ln x है तो x के जगह पर लिखेंगे अपर लिमिट, मतलब x माइनस a माइनस लोअर लिमिट, यानी हो जाएगा ln x इक्वल टू अपर लिमिट इसका t और लोअर लिमिट हो जाएगा 0। अब क्या करना है, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस में हो जाएगा। ऐसा करते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस, पहले प्लस वाला को लिख देते हैं ln x, माइनस को लिख देते हैं ln x माइनस a और बराबर के t में से 0 जाएगा, t बच जाएगा। ये समझ में आया। माइनस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस हो गया और प्लस वाला को पहले लिख दिया, और माइनस से प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस होगा, जिसको बाद में लिखिए। अब log m माइनस log n का एक फॉर्मूला होता है, log m बाई n, तो x बाई एक्स माइनस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, x बाई एक्स माइनस a इज इक्वल टू क्या मिला, k t। अब ये हमारा नेचुरल लॉग है, नेचुरल लॉग को जनरल लॉग में बदलेंगे तो इस लॉग के बदले में हम लोग 2.303 से मल्टीप्लाई करते हैं और ये लॉग आ जाएगा। तो ln के जगह पे 2.303 लॉग लिख दिए और इधर आ जाएगा x बाई एक्स माइनस a इज इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, kt। अब यहाँ से t का वैल्यू यदि निकाला जाए तो मिलेगा 2.303 बटा में k और गुने लॉग x बाई एक्स माइनस a। ध्यान देना है, t इज इक्वल टू 2.303 और बाई k मिला लॉग x हमारा जो था वो इनिशियल कंसेंट्रेशन था और x माइनस a जो हमारा है वो कैसा कंसेंट्रेशन है, फाइनल कंसेंट्रेशन है। देख लीजिए, x माइनस x जो है हमारा इनिशियल कंसेंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का और x माइनस a जो है वो फाइनल कंसेंट्रेशन हो गया रिएक्टेंट का। तो यहाँ पर जो ये इक्वेशन मिला, इसी इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का इक्वेशन हो गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, इसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। ये जो फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाले इसका हाफ लाइफ टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो हाफ लाइफ टाइम डिफिनेशन सेम रहेगा। तो इसको हम जब 0th ऑर्डर के लिए जब निकाले थे तो जैसा निकाले थे सेम वही प्रोसेस होगा। इनिशियल में टाइम 0 लेंगे तो इसका कंसंट्रेशन x, ये क्या होगा 0। जब ये टाइम हमारा जो है वो t1/2 हो जाएगा तो ये x/2 हो जाएगा, ये भी क्या बनेगा x/। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे इनिशियल जो हमारा है, इनिशियल कंसंट्रेशन जो है
वो x हो रहा है और फाइनल कंसेंट्रेशन जो है रिएक्टेंट का वो कितना हो रहा है, x/2 हो रहा है। हो रहा है या नहीं? टाइम 0 तो इनिशियल कंसेंट्रेशन x, टाइम t हाफ तो हो गया इनिशियल फाइनल कंसेंट्रेशन x/2। अब जानते हैं कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में t इज इक्वल टू होता है 2.303 बटा में k और गुने लॉग, यहाँ पे हम लोग लेते हैं ऊपर इनिशियल कंसेंट्रेशन और नीचे जो हम लोग लेंगे वो क्या लेंगे, फाइनल कंसेंट्रेशन लेंगे। ध्यान देना है, t को रिप्लेस करेंगे, t को क्या लिखेंगे हम लोग, T1/2, तो ये आ जाएगा T1/2 इज इक्वल टू 2.303 और बाई क्या, k और लॉग, ये जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है वो हमारा x है और फाइनल कंसेंट्रेशन हमारा x/2 है। तो ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा तो t हाफ जब निकालेंगे तो ये हमें मिलेगा 2.303 और बट्टा में k, और ये जो नीचे जो 2 है ना, ये 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो ये क्या हो गया जी, log 2। अब T1/2 इज इक्वल टू 2.303 और बाई के log 2 का वैल्यू होता है 0.3010। तो ये हम कैसे लिखे, क्योंकि ये जो log 2 है, ये log 2 का वैल्यू होता है कितना, इसका वैल्यू होता है 0.3010। अब देखिए 2.303 से मल्टीप्लाई करेंगे 0.3010 से, तो ये t हाफ आपको मिलेगा 0.693 और बाई में क्या, k, तो ये आपका हाफ लाइफ टाइम हो गया किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। चलिए तो स्टूडेंट्स यहाँ तक कंप्लीट हो गया फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का हाफ लाइफ टाइम। सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, सारे ऑर्डर इसी तरह से निकलेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, ऐसे बोर्ड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी हमेशा पूछते रहता है। तो चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे नोट में आपको याद रखना है, ऑल रेडियो एक्टिव या रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आर फॉलो द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जितना भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होगा वो फॉलो करेगा किसको, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और कह सकते हैं कि ऑल फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन, फोटोसाइंथेसिस रिएक्शन आर फॉलो द जीरोथ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आपको ये चीज याद रखना है, कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ होगा वो हमेशा टूटेगा या रिएक्शन जो भी करेगा वो फर्स्ट ऑर्डर के हिसाब से करता है, यानी इनिशियल अमाउंट पर डिपेंड करेगा रेट ऑफ रिएक्शन। लेकिन फोटोसाइंथेसिस, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जितने भी हो गए वो सारे के सारे अभिक्रिया जो होते हैं जीरोथ ऑर्डर होते हैं, मतलब रिएक्टेंट के अमाउंट पर डिपेंड वो नहीं करता है, बल्कि वो किसी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड करता है। बात क्लियर हो गया। चलिए तो अब यहाँ पे हम एक नोमरिकल बना के आपको दिखाते हैं। कुछ नोमरिकल भी इससे पूछे जाते हैं, हम एक नोमरिकल आपको देते हैं और बना के दिखाते हैं। एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये 4.19 क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन हमारा कहता है, ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ए फर्स्ट ऑर्डर ऑफ
reaction, a first order of reaction takes 40 minutes 40 मिनट लेता है कितना के लिए, फॉर 30% डिकम्पोजिशन देन कैलकुलेट टी हाफ। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कहता है कि कोई फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, 40 मिनट लगाता है 30% डिकम्पोजिशन होने में। डिकम्पोजिशन मतलब हो गया कि टूटने में, यानी 30% टूटने में वो 40 मिनट समय लगा रहा है, तो उसका हाफ लाइफ टाइम कितना होगा। हाफ लाइफ टाइम मतलब 50% टूटने में वो कितना टाइम लगाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे, ये हम लोग जैसे ये जो डिकम्पोजिशन वाला केस है उससे पहले देखते हैं, जो कैलकुलेट करना है वो हमारा टी हाफ इज इक्वल टू पढ़े 0.693 बाई के। ये फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टी हाफ है, तो यही टी हाफ निकालना है। टी हाफ कैलकुलेट हो जाएगा यदि हमारा के का वैल्यू आ जाए। अब के का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से चलते हैं। मान के चले कि ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएगा, इनिशियल केस में टाइम 0 लेंगे। तो देखिए, जब भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा तो रिएक्टेंट को आप 100 मान करके चलेंगे, तो ये प्रोडक्ट हमारा क्या होगा 0। लेकिन जब टाइम हमारा 40 मिनट हो जा रहा है, टाइम कितना हुआ 40 मिनट, तो हमारा ये डिकम्पोज हो गया, टूट गया। कितना टूटा जी 30%। तो बोलो ये 70 था, टूटा कितना 30, तो बचा कितना 70। 100 था, 30 टूटा, 70 बचा, और ये बना कितना 30। तो कह सकते हैं कि ये हमारा मिलेगा वो इनिशियल कंसंट्रेशन मिल रहा है, और ये हमें क्या मिला, फाइनल कंसंट्रेशन मिला। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे हम T इक्वल टू जो इक्वेशन पढ़े थे फर्स्ट ऑर्डर का, वो था 2.303 बाई के, और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऊपर लिखा गया था और नीचे क्या लिखा गया था, फाइनल कंसंट्रेशन। देख रहे हैं कि यहाँ पे हम T का वैल्यू हमें मालूम है 40 मिनट इज इक्वल टू 2.303, और बाई क्या मिलेगा के, और लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन 100 हो गया और फाइनल कंसंट्रेशन हमारा 70 हो गया। तो एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा के को इधर कर देंगे तो 2.303, और बाई में आ जाएगा 40, और इंटू आ जाएगा ये इधर कर दिए, और लॉग यहाँ पे m बाई n का फॉर्मूला है, तो इसको log 10 और माइनस log क्या लिख देंगे 7। चलिए, तो ये k इज इक्वल टू आ गया 2.303 बाई 14, और log 10 का वैल्यू 1 होता है, log 7 का वैल्यू 0.845 होता है। इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो 2.303 बाई 14 आ जाएगा, और एक में से इसको जब हटाएंगे तो ये 0.551 आ जाएगा। तो आप इसको आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे और के का वैल्यू फाइंड कर देंगे, और उसके पश्चात हमें क्या करना होगा, जब के का वैल्यू आ जाएगा तो यहाँ के जगह पे हम लोग इसको रख देंगे और रख करके टी हाफ निकाल लेंगे। तो आप प्लीज इसका टी हाफ निकाल करके देखिए क्या रिजल्ट आता है। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं। आज का क्लास यहीं तक। देखिए, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज जरूर कर ले। थैंक यू।